हेलो बच्चों आज जो है हम चैप्टर 3 आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और चैप्टर 3 का ये लेक्चर नंबर 1 है। हमारा चैप्टर क्या हो गया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। चलो, इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और चैप्टर 2 में भी मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है? anything that occupies space and have mass is called matter. हाँ, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास होता है वो क्या है? मैटर है। ठीक है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जो मास, जिसके पास मास वगैरह होता है वो क्या है? सारे के सारे मैटर। मतलब मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब इस मैटर को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करें, मैटर को हम कट करें छोटे छोटे पार्ट में, तो क्या होगा? जैसे गोल्ड है, ये गोल्ड है, इसको हम कट कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हो तो देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि डिवाइड करते करते वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जो आपका मैटर था उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो छोटा सा पार्ट आ गया, ये तो अभी भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन मान लो ये डिवाइड करते 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 एक ऐसा पार्ट टाइम आएगा कि ये जो गोल्ड है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जो वो पार्ट आ रहा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। क्या बोलेंगे? एटम। मतलब मैटर से क्या बनता है? एटम। मैटर को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, कब तक काटेंगे? जब तक वो सबसे छोटा पार्ट ना आ जाए। छोटा पार्ट मतलब उसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर पाओ, तो जो बचेगा वो से हम बोलेंगे एटम। एटम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? एटम। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब जितने भी मैटर है वो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, ओके। यहां तक एटम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। ये गोल्ड है, इसको फर्दर हम डिवाइड किए। अब यहाँ पे हम ये क्या देखते हैं, जब चारकोल को हम बर्न करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को बर्न करोगे तो क्या आएगा? बर्न करोगे तो ऐश निकलेगा, उसके राख आएंगे। तो ऑन बर्निंग चारकोल इट लिव्स एश एट द एंड। और हम क्या जान रहे हैं? मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। बहुत सारे एटम कंबाइन होंगे तो मैटर बनेगा, क्योंकि एटम क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट है, जिसको मतलब मैटर को हम डिवाइड करते जा रहे थे तो एटम बन रहा था। तो हम क्या किए? चारकोल को बर्न किए तो हमें ऐश मिल रहा है। हम तो ये सोच सकते थे कि भैया चारकोल को बर्न करेंगे तो मतलब उसी का कुछ एटम आना चाहिए, क्योंकि चारकोल एक मैटर है और उसका छोटा छोटा पार्ट क्या होगा? वो सारे एटम है। तो एक क्वेश्चन आता है, वेयर डज द मैटर चारकोल गो? मतलब जो चारकोल था उसको हम बर्न किए तो वो चारकोल कहाँ चला गया? कहाँ गया भाई? और ये क्वेश्चन हमारे मन में नहीं, ये बहुत सारे साइंटिस्टों के दिमाग में भी आया कि भाई कुछ किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है। दिस क्वेश्चन एंड सेव दिस क्वेश्चन एंड सेवरल अदर सिमिलर क्वेश्चन फैसिनेटेड साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स। इस तरह का क्वेश्चन साइंटिस्ट को बहुत सालों तक परेशान करता रहा कि भैया ये कहाँ जा रहा है। हम चारकोल को बर्न कर रहे हैं तो चारकोल कहाँ गया? वो ऐश आ रहा है, ठीक है, चारकोल कहाँ गया? बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शन पजल देम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब बर्निंग जो होता है, कंबशन रिएक्शन जो होता है, वो बहुत साइंटिस्टों को बहुत दिनों तक पजल में रखा कि भैया कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैटर कुछ और था, हम बर्न किए, ऐश बन गया, फिर मैटर कहाँ गया। तो यहाँ पे हम अब दो लॉ पढ़ेंगे। एक होगा हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं ये तो एक ही लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और लॉ आप आगे पढ़ोगे, क्या है? लेवोसियर स्टडीड कंबशन रिएक्शन इन डिटेल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोसियर, वो कंबशन के बारे में डिटेल में उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, क्या स्टडी किया? ये हमारे साइंटिस्ट हैं एंटोनी लेवोसियर।
इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा कि मतलब साइंटिस्ट ये लेवोसियर का डेट ऑफ बर्थ कब है, ये डेथ कब की, ये सब नहीं आता क्वेश्चन। ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच नोबेलमैन थे, फ्रेंच के थे। ये एंटोनी लेवोसियर आपके कहाँ थे? फ्रेंच के थे। ये ध्यान रखना कि ये फ्रांस के थे, ठीक है, ये फ्रांस के थे, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। He was able to find the mass of reactant and product accurately. ये रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास एक्यूरेटली इन्होंने निकाला, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल स्टेट का कहने का मतलब ये है, देखो चारकोल था, वो क्या था? पहले सॉलिड था, उसको तुमने बर्न किया और वो ऐश बन गया। या फिर तुम अगर मान लो आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब को टेम्परेचर दो, वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। और टेम्परेचर दो, वो वेपर बन जाएगा। तो इन्होंने मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन निकाला। He was able to find the mass of reactant and product accurately. रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? देखो ये रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, ए फिर एक एरो देते हैं, बी बना। तो जो लेफ्ट साइड में है ना, जो ए, इसी को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट। और बी क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो लेफ्ट साइड में रहता है। प्रोडक्ट हो गया जो राइट साइड में। ओके। He made many important contributions to chemistry and some call him the father of modern chemistry. इन्होंने केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे इन्होंने वर्क किया और इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब कुछ लोग इन्होंने कहते हैं, क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। किसको? एंटोनी लेवोसियर को। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही प्रोपोज, इन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया? तो एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। इनको हम क्या मतलब ये फेमस किस लिए है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। सर लॉ ऑफ अरे हैंड कंजर्वेशन रेज करने के लिए बोले हैं ना, कौन बताएगा? कौन किसको किसको पता है? अफरोज, मंतसा, यथार्थ। यथार्थ आप बताओ क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Sir, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, ओके। तो अभी जो है ये मान लो ये चारकोल जो हम बर्न कर रहे हैं, चारकोल का तो मास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको हमने बर्न किया तो ऐस आ गया। ऐस का तो मास कम है। आप बोल रहे हो कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो फिर मास कहाँ गया? अरे रिएक्शन में मास मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास। तो चारकोल को हमने बर्न किया तो मास तो कम हो गया। अब ये बताओ ना, 5 केजी कोल लाओगे और उसको जलाओगे तो क्या 5 केजी राख मिलेगा? सर वो एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा एनर्जी के फॉर्म में, हाँ एनर्जी वहां से मतलब लिबरेट होता है, सही बोल रहा हूँ, वहां पे एनर्जी। मतलब साहब बताओ। Yes, sir. I thought it like in the smoke there would be like some particles of that as well in the smoke. Okay. देखो इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। यस अफरोज आपने सही लिखा है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। कैसे इन्होंने प्रूफ किया? तो आओ देखते हैं कैसे इन्होंने प्रूफ किया। टू फाइंड आउट द चेंज इन मास बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद कितना मास, मतलब रिएक्शन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कितना मास था, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट बना तो हमारे पास कितना मास है। जैसे मान लो तुम एक जूस बना रहे हो, आप क्या लिए? पानी लिए, चीनी लिए, ठीक है, और उसको मिक्स किए। तो पानी और चीनी, पहले क्या था? स्टार्टिंग में पानी था, चीनी था, दोनों का आप मास आप ये कैलकुलेट करो। मान लो दोनों का मास 50 ग्राम पानी था, 50 ग्राम चीनी था, आपने मिक्स किया। तो मिक्स करने से पहले क्या था? 100 ग्राम। वो जब मिक्स करोगे उसके बाद भी तुम अगर उसका मास कैलकुलेट करोगे, देखोगे तो क्या होगा? 100 ग्राम। मतलब हमारा एम क्या है? रिएक्शन शुरू होने से पहले कितना मास था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना मास है।
और ये कौन सा, तो ये जो एम को मतलब ये चेक करने के लिए हम कुछ मटेरियल, हमें कुछ जरूरत है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगी, मतलब एक एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल तो तुम बहुत आसानी से, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक मतलब आलू लो और तुम गोभी, आलू गोभी वगैरह ये सब काटो और उसको तुम मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में तुम वेट कर, मतलब उसका मास, ये देखो मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद तो मास कैलकुलेट करोगे तो सेम मास रहेगा। इस तरह के तो बहुत सारे नॉर्मल से एग्जांपल है, या फिर चीनी पानी वाला भी तुम कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आसान आसान एग्जांपल भी है, जैसे पानी लो उसमें सैंड डाल दो, मतलब डालने से पहले तुम उसका मास कैलकुलेट कर लो, उसके बाद कैलकुलेट करो। हालांकि उसमें तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, सैंड और वाटर में तो कोई होगा नहीं, लेकिन हाँ वाटर में तुम नमक डालोगे तो वो हो जाएगा, सॉल्ट क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन डिजोल्व होने से पहले जितना मास होगा उतना ही डिजोल्व होने के बाद भी। लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमें क्या चाहिए, बैरियम क्लोराइड चाहिए, बैरियम क्लोराइड चाहिए और सोडियम सल्फेट चाहिए। हमें बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है। और क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आपको पता है ना क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर, Yes, sir. जिसमें डिस्टिल्ड वाटर में क्या आयन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? अरे डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस होते हैं, नहीं होते हैं ना, उसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो हमने क्या लिया, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए, एक रबर कॉर्क चाहिए जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम बंद करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, ये मास कैलकुलेट करने के लिए एक बैलेंस चाहिए, एक स्टैंड चाहिए आपको, और एक थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट को। क्या कह रहा है कि आप बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार करो। प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड बाय डिसॉल्विंग बैरियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में क्यों मिक्स करना है, क्योंकि अगर तुम टैप वाटर लोगे तो उसमें और भी मिनरल पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो प्योर बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। जब भी प्योर बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, डिस्टिल्ड वाटर लोगे। हमने क्या लिया, बैरियम क्लोराइड, कलर क्या है बैरियम क्लोराइड का, व्हाइट कलर है। ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क हुआ, इसमें हम बैरियम क्लोराइड डालें और हम इसमें क्या डालेंगे, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। अब ये डिस्टिल्ड वाटर हमने डाला कितना, 100 ml, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, और इसको मिक्स किया। तो एक हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया बैरियम क्लोराइड का। हमारे पास बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब इसमें से हम कुछ निकालेंगे, मतलब ये जो तुम्हारा 100 ml हुआ है ना, इसको पूरा हम यूज नहीं करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे। चलो, टेक सम सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द अबव प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन ऊपर तैयार किया था उसमें से बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप बाहर निकालोगे एक टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आपने बाहर निकाला, ठीक है। चलो बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, एक और सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे, किसका, सोडियम सल्फेट का। अब सोडियम सल्फेट पाउडर है और हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। बताओ कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, कैसे बनेगा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। हमारे पास पाउडर है, पाउडर फॉर्म है सोडियम सल्फेट, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। जैसे बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए थे ना, ये कैसे होगा बताओ, बताओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। So उससे भी वाटर में मिक्स कर देंगे, कौन से वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। यस, डिस्टिल्ड वाटर water. में ही मिक्स करेंगे। हम सोडियम सल्फेट को लेंगे, फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट हमने डाला और फिर इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर। लो, हो गया सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। अब Yes, दोनों sir. सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे, मतलब रिएक्टेंट, मतलब हमारा क्या होगा, एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। किसको किसके बीच में, जो ये सोडियम सल्फेट और उधर क्या बना था, बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच में एक रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद क्या आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आया। तो आओ कैसे करना है, एक तुम्हारा ये स्टैंड है,
ये स्टैंड है, इसमें तुमने क्या रखा है, देखो वो ये टेस्ट ट्यूब याद है ना, टेस्ट ट्यूब में क्या था, बैरियम क्लोराइड था ना, Yes, ये sir. टेस्ट ट्यूब के अंदर बैरियम क्लोराइड है। और ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा है यही वाला सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए थे। देखो ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट। और टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में है बैरियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है, हैंग द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को हैंग करो जिसमें क्या है, बैरियम क्लोराइड है। हमें पता है ना टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड था। और कोनिकल फ्लास्क में क्या डालो, सोडियम सल्फेट को डालो। Sodium sulfate. और इस तरह से डालो कि वो मिक्स ना हो, मिक्स हमें नहीं करना है। अब मिक्स नहीं किया, दोनों अलग अलग है, देखो अलग अलग है। और इसको, इसका मास को तुम कैलकुलेट करो। तो देखो स्प्रिंग बैलेंस में तुम इसको हैंग कियो तो स्प्रिंग बैलेंस तो तुम्हारा मास बता देगा ना, स्प्रिंग बैलेंस इसका मास बताएगा। तो चलो इसका मास को हम कैलकुलेट, देखो ये रेड कलर से मार्क बता रहा है कि चलो इसका ये मास है, ये क्या है, इसका मास है। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करेंगे जिससे क्या हो जाए, टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन कोनिकल फ्लैश में जाए और मिक्स हो जाए। जैसे ये मिक्स होंगे एक रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा, एक रिएक्शन स्टार्ट होगा। चलो देखो कैसे होगा, आप इसको टिल्ट करो, देखो नीचे ले गए टेस्ट ट्यूब को, हमने मिक्स किया, सेक किया, अब देखो ये मिक्स हो गया। जैसे ही मिक्स होगा एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो देखते हैं। ये मिक्स हुआ, अब बताओ मिक्स हुआ तो देखो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हो गया। क्योंकि रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट कुछ नया बनेगा, ठीक है, तो मास तो चेंज हो जाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखेंगे, इसको फिर से तुम हैंग करोगे तो देखोगे उतना ही आया है, जो मास पहले था उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद भी है। मतलब पहले जो मास था, देखो यहां पे पहले जो तुमने मास कैलकुलेट किया था बिना मिक्स करने से पहले, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब मिक्स, देखो टेस्ट ट्यूब देख रहे हो ऊपर है ना, ये देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो रिएक्शन नहीं हुआ है, ये बाहर है। तो जो तुम पहले मास कैलकुलेट किया, मान लो पहले मास था 100 ग्राम, ये स्प्रिंग बैलेंस 100 ग्राम, क्या दिखा रहा है, 100 ग्राम दिखा रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद भी ये 100 ग्राम ही दिखाया। इसका मतलब क्या हो गया, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मास कंजर्व होता है। एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा, जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। देखो ये इधर मास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखे आपने, क्या देखे, वेट ऑफ फ्लास्क जो कि बिफोर मैक्सी, मिक्स होने से पहले जो फ्लास्क का जो वेट था उतना ही मिक्स होने के बाद भी, आफ्टर उतना ही वेट, जो इतना वेट पहले था उतना ही वेट बाद में भी है। इट मींस मास कंजर्व है, एक रिएक्शन में मास क्या है, कंजर्व है। तो हमारा रिएक्शन क्या हुआ होगा, बैरियम क्लोराइड था, बैरियम क्लोराइड कहाँ था, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में था ना बैरियम क्लोराइड। और ये क्या था, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कहाँ था, कोनिकल फ्लास्क में। ये दोनों मिक्स किए, क्या बना, बैरियम सल्फेट बना। बैरियम सल्फेट ये बताओ क्या प्रेसिपिटेट होगा, क्या पता है बैरियम सल्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है कि क्या होता है, अरे बताओ भाई। बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट जानते हो, प्रेसिपिटेट Yes, मतलब sir. क्या होता है, अरे एक सॉलिड, सॉलिड एक सॉलिड फॉर्म होगा। देखो ये क्या था, ये तुमको पता है ना, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने बनाया था, ये लिक्विड फॉर्म में था। सोडियम सल्फेट भी क्या था, इसका सॉल्यूशन था, ये भी लिक्विड स्टेट में था। मतलब दोनों लिक्विड स्टेट में थे। लेकिन जब मिक्स किया आपने तो एक प्रोडक्ट में एक बैरियम सल्फेट बनेगा जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। क्योंकि ये सॉलिड है, ये प्रिसिपिटेट है, इसलिए हम ये डाउन एरो से दिखाते हैं। ये डाउन एरो बताता है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। डाउन एरो क्या बताता है, एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो यही देखो ऊपर लिखा हुआ है, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म। बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब एक व्हाइट कलर का एक आपको सॉलिड दिखेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, नमक, क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन मिलेगा, ये प्रिसिपिटेट पता है ना भाई, पानी में डालोगे तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, बैरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट हो गया। ठीक है, देखो व्हाइट प्रिसिपिटेट लिख दिया यहाँ पे,
एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, और ये रिएक्शन क्या बता रहा है, मास रिमेन सेम बिफोर, पहले जितना मास था उतना ही मास बाद में भी है। Therefore mass is neither created nor destroyed, यही यथार्थ और मंतसर ने पहले बताया था, मास neither created nor destroyed, जितना मास पहले था, अगर मान लो इसका मास होगा 20 ग्राम, इसका मान लो मास है 30 ग्राम, तो इसका इस ओवरऑल का मास क्या होगा, इन दोनों का मास 50 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, मास जितना रिएक्शन होने से पहले मास था उतना ही रिएक्शन होने के बाद मास है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस लॉ में, लॉ ऑफ मास? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आप मतलब से बताओ आप। Sir, so like when we are talking about charcoal, so like when अभी if आइए। one एक सेकंड आओ, एक्चुअली वहां पे एनर्जी, जैसे यथार्थ ने बताया था ना, एनर्जी भी वहां पे लिबरेट होता है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटन एज बैरियम क्लोराइड, और क्या लिया था हमने, सोडियम सल्फेट, प्रोडक्ट क्या बना था, व्हाइट प्रिसिपिटेट जो कि था बैरियम सल्फेट, और क्या बना था, नमक, जिसको हम NaCl बोलेंगे। इन एन अबव एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। कैसे, एक डाटा से देखते हैं। मान लो आपने बैरियम क्लोराइड कितना लिया था, 20.8 ग्राम, आपने बैरियम क्लोराइड लिया था 20.8 ग्राम, और आपने लिया था सोडियम सल्फेट 14.2 ग्राम। अब ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है, ओवरऑल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, दोनों ओवरऑल रिएक्टेंट का मास 35 हो गया, 35 हो गया ना, नहीं 35 Yes, कितना sir. हो गया, 35 हो गया। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट कितना बना, 23.3 ग्राम, और सोडियम सल्फेट कितना बना, सोडियम क्लोराइड कितना बना, 11.7 ग्राम। इन दोनों को भी तुम ऐड करोगे तो 35 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तभी भी 35 होगा। तो ये डाटा से भी तुम देख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा रहा है। इन दिस केस बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट क्या हो गया, दोनों कंबाइन हुए, कितना बना, 35 ग्राम, रिएक्टेंट 35 ग्राम है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट भी 35 ग्राम है। यानी कि डाटा भी आपको यही प्रूव कर रहा है कि मास कंजर्व है, मास क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लेवोसियर कैरिड आउट द बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज ऑपरेशन एंड फाउंड नो चेंज इन मास। आ गया मतलब साहब का आंसर। हम जो बर्निंग करते हैं वो ओपन, हमारा क्या रहता है, बर्निंग जो भी होता है ओपन होता है ना, ओपन स्पेस में करते हैं। लेवोसियर जो मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में चल रहा था कि भाई कहाँ जा रहा है मास, तो ये चेक करने के लिए इन्होंने एक बर्निंग किया, क्या, चारकोल को बर्न किया एक क्लोज एपरेटस में, चारकोल को एक क्लोज एपरेटस में बर्न किया, और इन्होंने क्या देखा, भैया मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हेंस प्रूव मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, बर्निंग में भी हो रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। No, sir. No, sir, no doubt. किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Anthony Lavoisier, on the basis of this his experiment, he proposed the law of conservation of mass. इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किया। ये क्या कहता है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। कब, जब एक केमिकल रिएक्शन होगा, जब एक केमिकल रिएक्शन होगा। मोर सिंपल, द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो प्रोडक्ट का मास होगा वही रिएक्टेंट का मास होगा, और इसके बेस पे आपके फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मे बी 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आ जाए इसी लॉ के ऊपर। तो चलो एक न्यूमेरिकल हम भी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react together to give 14.2 gram of sodium sulfate and 12.3 gram of copper carbonate. Which law of chemical combination is obeyed और how? क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा भाई। कौन सा लॉ को ये फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना,
क्वेश्चन बोल रहा है Yes, sir. कि कॉपर सल्फेट कितना 15.9 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट कितना 10.6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट और क्या बन रहा है 12.3 ग्राम कॉपर कार्बोनेट। पूछ रहा है कौन से लॉ को ये फॉलो कर रहा है और कैसे, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, या थर्ड सार्थक Law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्व, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, कैसे हो गया भाई Mass लॉ of ऑफ sir, mass of reactant is equal to रिएक्टेंट mass का of मास product. कितना हो रहा है, जल्दी बताओ रिएक्टेंट का मास कितना हो रहा है, कितना हो रहा है रिएक्टेंट का मास, अबे ऐड करना है इतना टाइम 16.5 gram. 16.5 ग्राम 16.26. 26.5 होगा ना, अरे 10 है, Yes, sir. 26.5. अरे सारे लॉ आ गया और तुम्हें ऐड करने नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ऐड करने आना चाहिए, ऐड नहीं आता। 16 पॉइंट सर 15.9 में 10.6 ऐड किए ना तो सर 16.5 आ गया। देखो कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, क्या बना सोडियम सल्फेट, और ये देखो जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना होगा, ये रिएक्शन लिखना होगा, तभी अगर मान लो 3 मार्क्स में तो ये रिएक्शन लिखना होगा। कैसे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट तुम नहीं लिख दोगे एक लाइन में कि सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और ये कैसे हुआ, तुम केवल ऐड करके लिख दो, नहीं रिएक्शन लिखना होगा। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट आपने लिखा, फिर एरो दोगे, प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, लो ये रहा सोडियम सल्फेट, और क्या बना कॉपर कार्बोनेट, लो ये रहा कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों प्रोडक्ट। फिर अब तुम इसके मास को ऐड करोगे, रिएक्टेंट के मास को ऐड करोगे, प्रोडक्ट के मास को ऐड करोगे, और देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के मास को ऐड किया हमने और इधर प्रोडक्ट के मास को ऐड किया, दोनों को ऐड किए तो जैसे एक बच्चा ने बोला कितना आया 16.5, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे आ गया ना, क्या आया Say 26.5. Sir, 26.5. तो यही ऐसे करके ऐड करके लिख देना सर 16.5 हो गया। चलो तो फिर मे बी मार्क्स पूरा नहीं काटेंगे टीचर, लेकिन 16.5 लिखने की वजह से तुम्हारा हाफ से 1 मार्क्स, मान लो 3 नंबर क्वेश्चन है तो या तो 0.5 या फिर 1 मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो ये 26.5 होगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का मास इक्वल है, इसलिए कौन सा लॉ हुआ, लॉ ऑफ Conservation of mass. क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो एक और क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड, which law of chemical combination will govern your answer। बताओ क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम अप्लाई कर सकते हैं, यस या नो, क्या इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई किया जा सकता है, बताओ भाई। Yes, sir. कर सकते हैं ना, देखो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों कर सकते हो यहाँ पे बताओ, So because we have to calculate the mass. हमें मास कैलकुलेट करनी है। और एक और बात, लेवोसियर ने क्या बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है, जहां भी रिएक्शन हो रहा है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, तो इसलिए हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मास कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंट मतलब CO2 का मास कैलकुलेट करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिना किसी टेंशन के लगाओ, क्योंकि मास ही चाहिए तुमको। देखो रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। मास ऑफ CO2 आपसे पूछ रहा है, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है, हमें नहीं पता है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करेंगे। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है कितना 112 ग्राम, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। अब बताओ मास ऑफ CO2 कितना होगा, कितना होगा भाई, बताओ भाई Sir, 80 grams. कितना, 80 grams. 80 ग्राम, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है भाई। 80 कैसे होगा, 88 grams. 88 होगा, Sir, 88 gram. वही तो। अब बाकी मतलब Sir, मनकशा but ने 80 gram used. नहीं 88 होगा भाई, ऐड करने नहीं आया तुम्हें, देखो। No, sir, answer is 88, but हाँ तो 80 क्या था, 80 क्या था फिर
सर आंसर इज 88, बट 80 तो मेरा तो ऐसे ही मन था, तुम बोल दिए। अरे आंसर भी 88 है, और 88 ग्राम ही यूज हो रहा है CO2। 88 ग्राम ही यूज हो रहा है, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे तो अंडा मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मास ही पूछ रहा है। पिछले वाले में तुमको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, यहाँ पे 80 लिखोगे तो मे भी तुमको 3 में 1 ही मार्क्स मिले, 2 नंबर काट दे टीचर। वो टीचर के मूड के ऊपर है। 88 ग्राम होगा, ठीक है। क्या होगा? 88 ग्राम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। अब आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बहुत आसान लॉ है। कौन बताएगा इस लॉ के बारे में? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? बताओ मंत्र साहब ही बताओ, क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? So like the law says अगर like हम कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, अगर हमारे पास प्योर और वो सेम एलिमेंट का है, अगर हम उसे कंबाइन कर देंगे तो लाइक उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा मास का, जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन देता है। और कोई बच्चा? और कोई बताओ भाई। सर हम जब भी कोई केमिकल बनाएंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हम डालेंगे तो उनके प्रोपोर्शन सेम रहेगा, तभी हम बना सकते हैं वो वाला। जैसे कि सर जैसे कि वाटर है तो H2O है, अगर उसमें हम 2 आइटम्स हाइड्रोजन के डालेंगे और एक ऑक्सीजन का डालेंगे तभी वो बनेगा, मतलब सर। हाँ, और कोई और? यथार्थ, राघव, सार्थक, अवंतिका। देखो आसान भाषा में बोले ना तो पानी कहीं से लाओ, पानी तुम कहीं से लाओ, अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम होगा। चाहे वो वाटर रिवर का हो, चाहे वो नल का हो, बारिश का हो, गटर का हो, गंगा जल हो, ठीक है, नाले का हो, कहीं का भी पानी है, अगर वो वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो फिक्स होगा। कितना? हाइड्रोजन 1 तो ऑक्सीजन 8, चाहे वाटर कहीं से हो। सिमिलरली CO2 तुम कहीं से बनाओ, कैसे भी बनाओ, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 बनाओ, या कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबाइन करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाओ। तुम CO2 अगर बना रहे हो और CO2 बन गया तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम होगा, ठीक है। ये पहले ये ध्यान रखना, इसको दिया किसने था? फ्रॉस्ट ने। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, डेट नहीं आएगा, लेकिन ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या आएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो फ्रॉस्ट ने दिया था, ठीक है। तुम ऐसे ध्यान रखना, P से प्रोपोर्शन और P से फ्रॉस्ट, ठीक है। P ध्यान रखना। तो फ्रॉस्ट ने दिया था, कब दिया था? 79 में। डेट तुम नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद में ये क्या कहता है? A chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass. He analyzed the chemical composition of large number of, इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन को इन्होंने एनालाइज किया और दिया। आसान भाषा में क्या बोलेंगे? According to the law of constant proportion, a chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass. वाटर, अगर वाटर क्या है? आइस है, तभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8। अगर वाटर क्या है? रिवर का पानी है, तभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:8। चाहे पानी समुद्र का है, तभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8। चाहे वाटर बारिश का लाओ, समुद्र का लाओ, या कहीं का लाओ, वाटर है तो उसके मास का रेशियो 1:8 होगा। सिमिलरली CO2, तुम CO2 कहीं से लाओ, अगर CO2 है तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा? CO2 है तो आपको पता है ना, कार्बन का मास कितना? 12, और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो इधर 12 लिखोगे, इधर 32 लिखोगे। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कॉमन, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे। सिंपलेस्ट कैसे होगा? 4 से डिवाइड करो, 4 3 2 है, 4 8 32। रेशियो क्या है? 3:8। 3:8।
मतलब लॉ ऑफ Raise कांस्टेंट to- प्रोपोर्शन अगर कोई पूछेगा कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बताओ, तो तुम बोलोगे देखो CO2 तुम कहीं से लाओ, तुम कंबसन, तुम किसी चीज को जलाओगे तभी भी CO2 निकलता है ना। अगर हम चारकोल को बर्न करेंगे तो CO2 निकलेगा, ठीक है। या फिर तुम हम ये रिस्पिरेशन ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तभी भी CO2 निकल रहे हैं। कोई इंसान बर्निंग से CO2 करके लेके आ रहा है, कोई रेस्पिरेशन से लेके आ रहा है। अगर CO2 है, सिलेंडर में CO2 है, तो उसके मास का रेशियो क्या होगा? 3:8 ही होगा। अगर मास का रेशियो अलग है तो इसका मतलब वो CO2 नहीं, कुछ और है। अगर मास का रेशियो, अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके आए और मास का रेशियो 1:8 नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो वाटर नहीं, कुछ और होगा। अगर मान लो कोई बोले कि नहीं हम लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसमें मास का रेशियो बोलेगा कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:16, तो बोलोगे भाई ये कुछ और है, ये वाटर नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ और कंपाउंड होगा। अगर वो वाटर है तो उसका मास का रेशियो फिक्स होगा, क्या होगा? 1:8 ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मास का रेशियो फिक्स होगा, और यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैथ में जानते होंगे कांस्टेंट क्या होता है? एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट फिक्स होता है, वेरिएबल बदलते रहता है ना, जैसे हम नहीं लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी एक्स, एक्स क्या है? वेरिएबल है, लेकिन जो एक्स का वैल्यू आता है, रिजल्ट आता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। अगर वाटर है तो उसका मास का रेशियो 1:8 ही होगा, ठीक है। यही था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मतलब क्या होगा? मान लो तुम 100 ग्राम प्योर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज कर रहे हो। आप 100 ग्राम प्योर वाटर लाए, मान लो डिस्टिल वाटर लेके आ रहे हो, और उसको इलेक्ट्रिसिटी से डिस्टिल, मतलब उसको ब्रेक कर रहे हो। कैसे ब्रेक किए? हाइड्रोजन, पता है ना, वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को तुम तोड़ रहे हो, तो तुम्हें क्या मिला? 11 ग्राम हाइड्रोजन मिला और 89 ग्राम ऑक्सीजन मिला। क्या मिला? 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन। क्यों 89 ही क्यों मिला? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो 89 और 11 ऐड होके 100 हो रहा है, तो ये तो फिक्स होना चाहिए ना भाई, तोड़ रहे हो 100 ग्राम को तो 100 मिलेगा, तो 1189 हो गया। ये क्या था? ये प्योर वाटर था। प्योर वाटर को हमने तोड़ा तो 11 ग्राम हाइड्रोजन मिला, 89 ग्राम ऑक्सीजन मिला। चलो भाई प्योर वाटर। अब हम कहीं और के वाटर लेते हैं, हम क्या लेते हैं? नाउ इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग प्योर वाटर फ्रॉम अदर सोर्स लाइक रिवर और सी और वेल, मतलब तुम रिवर का पानी लाओ, सी का पानी लाओ, या ये वेल का पानी लाओ, 100 ग्राम वाटर लाओगे और इसको भी तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? सेम 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ही ऑक्सीजन मिलेगा। द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या हो गया? तुम एक प्योर वाटर को तुम ब्रेक किए, या फिर तुम रिवर के वाटर को ब्रेक किए, या फिर सी के वाटर या वेल के वाटर। अगर वाटर को ब्रेक कर रहे हो तो मास का रेशियो 1189 ही आएगा। इट मींस मास कांस्टेंट है, मास का प्रोपोर्शन क्या है? कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या हो गया? किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। This experiment shows that water always consists of the same two element hydrogen and oxygen, और जिसका रेशियो क्या है? 11:89। अप्रोक्स में तुम करोगे तो क्या होगा? 1:8 आ गया। तुम कहोगे सर 89, ये 88 क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम 100 ग्राम लिए थे ना, तुम थोड़ा ज्यादा ले लिए थे, इसलिए थोड़ा सा ये बढ़ गया। रेशियो तो अप्रोक्स में क्या 1:8 ही आया ना, 1:8 आया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। हाँ चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करो और इसका आंसर पोल में आप करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन के साथ ही आज का क्लास ओवर हो जाएगा। एक पोल आपके पास सामने है। पहले ये बताओ कौन से लॉ को तुम अप्लाई करोगे, ये बताओ। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज? कौन से लॉ को फॉलो करोगे यहाँ पे, तुम बताओ किस लॉ को फॉलो करोगे? देखो दो लॉ ही पड़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन से लॉ को फॉलो किए जाए? सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, उसके बाद में डिसाइड करना ना कौन से लॉ फॉलो होगा। देखो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ रहे हैं, कैसे? हीट देके। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो हीट देके, तो दो चीज बना,
कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। कौन सा लॉ यूज होगा तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसको जो मतलब समझ में आ गया कौन सा लॉ अप्लाई करना है वो चैट बॉक्स में मैसेज में टाइप कर देगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देके तोड़ रहे हैं तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कर है व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, कर है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीटली तोड़ दिए तो क्या बना, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना होगा। और ये पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास बता दो। सार्थक ने बोल रहे हैं, सार्थक बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, अलीशा का भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अवंतिका, मतलब सारे बच्चे बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। ठीक है, अब मंतसा भी बोल रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लाई होगा, पहले कुछ और बोल रही थी। तो क्या अप्लाई होगा भाई, दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, जिन्होंने भी रिप्लाई किया, आशिया, सार्थक, मंतशा, अलीशा, सबके सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया सिंपल से हमें दिख रहा है यार मास ही तो पूछ रहा है, तो पोल में आंसर कर दो कितना मास आ रहा है, मास ही तो पूछ रहा है। देखो रिएक्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे यानी कि जितना प्रोडक्ट का मास होगा वही रिएक्टेंट का मास होगा। चलो अब रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि ये उल्टा रिएक्शन लिख दिया है, हमें क्या करना था, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना था, मतलब इसको हमें पहले लिखना चाहिए था और इसको बाद में लिखना चाहिए था। खैर तुम उल्टा भी लिखोगे तो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सेम ही होता है। तो तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है 5.6 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही मास दिया हुआ है 10 ग्राम। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा, 4.4 ग्राम। 4.4 ग्राम। 4.4 एक बच्चे ने ग्राम। पहले आंसर किया था 5.4 ग्राम, जो उसका रॉन्ग है, बाकी बच्चों के सही है। क्या आएगा, 4.4 ग्राम। ठीक है, 4.4 ग्राम आएगा। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, 4.4 ग्राम आ गया, लो आ गया आंसर। तो इजी है ना भाई। Yes, sir. यस सर। और जब तुम क्लास 11th में जाओगे और तुम साइंस लोगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में ये दोनों लॉ आने वाले हैं, सेम यही, मतलब आज जो हमने पढ़ा ये एग्जैक्ट सेम, मतलब इससे थोड़ा लेवल अप जाएगा लेकिन थ्योरी सेम है। ये दोनों लॉ आपके क्लास 11th केमिस्ट्री में एज इट इज आएंगे और इनफैक्ट ये चैप्टर भी पूरा आने वाला है, केमिस्ट्री 11th क्लास में जाओगे तो पूरा पढ़ना है ये। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। और ये जो तुम पढ़े हो ये क्लास 11th में जाओगे, एक चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसको मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं, उस चैप्टर में ये दोनों लॉ एज इट इज आ जाएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसमें भी टीचर यही बताएंगे। ठीक है, अगर डीएमबीएस में रहोगे तो 11th क्लास में मैं ही पढ़ाऊंगा, मे बी इट में पॉसिबल, वो डीएमबीएस में क्लास 11th को बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो सेम ये मैं तुमको फिर से ये रिपीट करा दूंगा क्लास 11th में जब तुम आओगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, पानी कहीं से लाओ, रिवर से लाओ, नल से लाओ या फिर बारिश का लाओ, तुम कहीं से भी लाओगे तो पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम होगा। मोहम्मद सुभान, आई नो सर, आई नो, क्या क्या आप जानते हो भाई, क्या जानते हो तुम? अरे रिकॉर्ड क्या, दो ही हमने टॉपिक पढ़ा, एक था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत आसान था, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। भाई जूस बनाने से पहले जितना पानी, मान लो वाटर और चीनी मिला के आप जूस बना रहे हो, तो जूस बनाने से पहले और जितना आप वाटर लोगे और तुम क्या लिए थे, शुगर लिए थे, मिक्स करने से पहले जो मास होगा मिक्स करने के बाद भी उतना ही मास होगा, फिक्स होगा, मास चेंज नहीं होता है, मास फिक्स होगा। ठीक है, तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, तुम वाटर कहीं से लाओ या CO2 कहीं से लाओ या फिर कोई भी कंपाउंड, तुम H2SO4 HCl कहीं से भी लाओ, अगर एक कोई मान लो एसिड है, कोई बोल रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके मास का रेशियो फिक्स होगा, 1:35.5 होता है। HCl का एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। तो कोई कहेगा कि मास का रेशियो बताओ, तो क्या होगा 1:35.5, अगर उसको कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2:70।
नहीं 71 हो जाएगा, 2:71 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि भाई देखो एक बॉटल लेके आ रहा है, मान लो एक बॉटल है और उसमें कोई लेके आया, कोई सॉल्यूशन लेके आया, बोला कि ये HCl है, हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे मान लें HCl है? तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मास का रेशियो चेक करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मास का रेशियो चेक करेंगे। मास का रेशियो कैसे चेक करोगे? उसको ब्रेक करके तुम देख लो, जैसे वाटर को हम ब्रेक कर रहे थे ना इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर को ब्रेक किए थे, 100 ग्राम वाटर को ब्रेक किए थे तो क्या हुआ था, 11 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिला था और 89 ग्राम ऑक्सीजन मिला था। सिमिलरली यहाँ पे HCl को अगर तुम ब्रेक करके तुम चेक करोगे तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो क्लोरीन का मास आएगा 35.5 ग्राम, यानी कि अगर रेशियो लोगे तो 2:71 आएगा। अगर रेशियो 2:71 है, इसका मतलब वो HCl, अगर कुछ और रेशियो आ गया तो मतलब HCl नहीं है। अगर मान लो रेशियो आता कि भाई नहीं 3:20 आ गया, तो भाई हम कहेंगे नहीं ये HCl नहीं है, कुछ और है। क्या है मुझे नहीं पता, कुछ और होगा। अगर वो वाटर है उसको तुम ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन कितना आया था 11 और वो कितना आया था, ऑक्सीजन कितना आया था 89, यानी कि अप्रोक्स में क्या हो गया 1:8। तो वही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब पानी तुम कहीं से लाओ, CO2 कहीं से लाओ, HCl कहीं से लाओ, अगर वो वाटर है, वो CO2 है, वो HCl है, तो उसके मास का रेशियो सेम होगा। अगर वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम होगा, क्या होगा 1:8। यही था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये चैप्टर तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास मिस मत करना। और हमारा अगला क्लास स्टार्ट होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, जिसमें हम सिंबल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो एक बार एनसीईआरटी से आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ के आइएगा। किसी को कोई डाउट? सर मैंने तो नोट्स बना रखा। अच्छा, आपने नोट्स बना रखे। आई नो सर दैट यू टीच क्लास 11th आल्सो। तो मोहम्मद सुभाम सर देखो। अच्छे, अरे वाह, आपको कैसे पता भाई? आपके कोई पढ़ते हैं क्या डीएलएड? आपके भाई बहन पढ़ते हैं क्या सुभान? सर अपने